जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वें अध्याय संगठन के पहले पार्ट में हमने संगठन का अर्थ पढ़ा था, संगठन की विशेषताएं पढ़ी थी एवं संगठन की प्रक्रियाएं। अब इस कड़ी को जोड़ते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर की संरचना विभिन्न अंगों से मिलाकर बनी है। हमारे शरीर में अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कान का कार्य है सुनना, आँखों का कार्य है देखना और हाथों का कार्य है सामान उठाना। उसी प्रकार से एक व्यवसाय इकाई को अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक विभाग के अलग अलग कार्य होते हैं। उन विभागों का एक विशेषज्ञ भी नियुक्त किया जाता है जो कि उस विभाग से संबंधित कार्य को देखता है और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी तक पहुंचाता है। इसे ही हम संगठन संरचना कहते हैं। संगठन संरचना के अंतर्गत व्यक्तियों को उनके कार्य बताए जाते हैं, उनके दायित्व बताए जाते हैं एवं उनके अधिकार बताए जाते हैं। तो आइए बच्चों, संगठन संरचना को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। संगठन संरचना के अंतर्गत क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग आदि आते हैं। इन सभी विभागों के अलग अलग कार्य हैं। इन विभागों के विशेषज्ञ अपने विभाग की जानकारी रखते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आइए बच्चों, तो संगठन संरचना को हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। बच्चों, संगठन संरचना के अंतर्गत हमारे मुख्य विभाग हैं उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग एवं सेवी वर्गीय विभाग। यहाँ पर विपणन विभाग को पुनः 4 विभागों में विभाजित किया गया है। पहला है पैकिंग विभाग, दूसरा है विक्रय विभाग एवं तीसरा है विज्ञापन विभाग और चौथा है बाजार शोध विभाग। संगठन संरचना को मुख्यतः 8 विभागों में विभाजित किया जाता है। आइए इन विभागों के क्या कार्य हैं इसे हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहला विभाग है उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग का कार्य है कि कितना उत्पादन हुआ है उसका रिकॉर्ड रखना और भविष्य में हमें और कितने उत्पादन की आवश्यकता होगी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और इसकी जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास तक पहुंचाना। हमारा दूसरा विभाग है विपणन विभाग। विपणन विभाग का मुख्य कार्य है कि मार्केट से संबंधित या बाजार से संबंधित सारी जानकारी रखना, यह पता लगाना कि इस समय पे ग्राहक किस चीज की डिमांड कर रहे हैं। विपणन विभाग को मुख्यतः 4 विभागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है पैकिंग विभाग। पैकिंग विभाग का कार्य यह है कि जो भी प्रोडक्ट है उनको इस प्रकार से पैक करे कि वह सुरक्षित ग्राहक तक पहुंच जाए। उसके बाद दूसरा विभाग है हमारा विक्रय विभाग। इसका प्रमुख कार्य है विक्रय को बढ़ाना। अलग अलग माध्यम से यह विक्रय को बढ़ाने का प्रयास करता है। हमारा अगला विभाग है विज्ञापन विभाग। कोई भी नए प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर के पास तक विज्ञापन के माध्यम से ही जाती है। तो इस विभाग का कार्य है कोई भी नए प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन बनाना और इसकी जानकारी विपणन विभाग तक पहुंचाना। इसके बाद हमारा अगला विभाग आता है बाजार शोध विभाग। इसका मुख्य कार्य है बाजार में नई रिसर्च या खोज करते रहना और यह पता लगाना कस्टमर किस चीज की ज़्यादा डिमांड कर रहा है ताकि कंपटीशन में बिजनेसमैन पीछे ना रह जाए। इसका मुख्य कार्य है नए रिसर्च करते रहना ताकि हमेशा कंपटीशन में हम आगे रहें। तो इस प्रकार से एक संगठन की संरचना की जाती है और यहाँ पे जितने भी विभाग हैं इन सब के अलग अलग कार्य हैं और सब अपने अपने कार्य की जानकारी रखते हैं एवं रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास तक पहुंचाई जाती है। हमारा अगला विभाग है वित्त विभाग। वित्त विभाग का प्रमुख कार्य है वित्त की व्यवस्था करना और यह पता लगाना कि भविष्य में हमें और कितने वित्त की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे। इसके बाद हमारा आता है सेवी वर्गीय विभाग। सेवी वर्गीय विभाग का प्रमुख कार्य है संगठन की रेख देख करना
एवं संगठित व्यक्तियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना, यह सारे कार्य हैं सेवी वर्गीय विभाग के। तो बच्चों, एक अच्छी संगठन संरचना के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम यह डिसाइड कर लें कि हमारे पास साधन उपलब्ध हैं या नहीं है, क्योंकि यदि हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो हम एक अच्छी संगठन संरचना नहीं कर पाएंगे। संगठन संरचना के अंतर्गत एक बड़े से व्यवसाय को अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाता है, अभी आप लोगों ने देखा, और फिर प्रत्येक विभाग से जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वह रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी जाती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप संगठन संरचना समझ गए होंगे। बच्चों, दो प्रकार के संगठन होते हैं। वह संगठन जो कि एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है एवं जिसमें लिखित नियम होते हैं, वह संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है। इस संगठन में यह क्लियर पता चलता है कि कौन किसका अधिकारी है एवं किस अधिकारी के अधीनस्थ कौन कर्मचारी है। मतलब इसमें यह स्पष्ट होता है कि कौन अधिकारी है एवं कौन अधीनस्थ है। ऐसा संगठन औपचारिक संगठन कहलाता है। इसके उदाहरण हमें सरकारी कार्यालय में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पुलिस विभाग को ही लें तो इसमें डीएसपी के अधीनस्थ इंस्पेक्टर आते हैं, इंस्पेक्टर के अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर आते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस संगठन में आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम हो या रिपोर्ट हो तो उसका प्रवाह नीचे से ऊपर की तरफ। यदि सब इंस्पेक्टर को कोई रिपोर्ट देनी हो तो वो सबसे पहले इंस्पेक्टर को देगा, इंस्पेक्टर वही रिपोर्ट किसको देगा? डीएसपी को। और यदि आदेश देने की बारी आती है तो यह आदेश का प्रवाह भी ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऐसे संगठन को हम औपचारिक संगठन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी को पता होता है कि उसका क्या दायित्व है एवं उसका क्या अधिकार है। इसके विपरीत वह संगठन जो बनाया नहीं जाता बल्कि अपने आप निर्मित हो जाता है, वह संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाता है। इस संगठन की स्थापना पारस्परिक संबंध, रुचि एवं सहयोग की भावना, समान हितों के कारण प्राकृतिक रूप से बन जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे कि हमारा नेचर मिल जाए या हमारे और उसका इंटरेस्ट एक जैसा हो तो वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। इस संगठन में कोई लिखित नियम नहीं होते। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। बच्चों, जब आप क्लास अटेंड करते हैं और टीचर आपको पढ़ाती है तो उस समय पे जो ग्रुप बनेगा वह होगा औपचारिक संगठन। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपको आदेश देने के लिए टीचर आपके सामने खड़ी है और आप सब लोग डिसिप्लिन में बैठे हैं और उनके ऑर्डर को, उनके आदेश को फॉलो कर रहे हैं। इसके विपरीत लंच में जब आप एक दूसरे से टिफिन शेयर करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ ग्राउंड में खेलते हैं, यह संगठन क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का अर्थ है जो कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। एक प्रमुख उद्देश्य होता है और इसमें यह विदित होता है कि किसके क्या कार्य होंगे, किसके क्या कर्तव्य होंगे, किसके क्या दायित्व होंगे एवं कौन अधिकारी होगा। इसके विपरीत अनौपचारिक संगठन प्राकृतिक रूप से बन जाता है, यह बनाया नहीं जाता। इसमें कोई लिखित नियम नहीं होते। जिन दो लोगों का नेचर एक जैसा होता है और वह लोग आपस में मित्र बन जाते हैं और इस प्रकार से जो ग्रुप बनता है वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। जैसे कि आप अपनी कॉलोनी में अपने मित्रों के साथ खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उस समय पे जो संगठन बनेगा वो क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। और जब आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, एक नियम को फॉलो कर रहे हैं, एक आदेश को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ग्रुप क्या रहेगा? औपचारिक संगठन। बच्चों, एक बार हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था और प्रिंसिपल ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। बहुत सारे कार्य थे,
स्टेज का डेकोरेशन देखना था, बच्चों की प्रैक्टिस देखनी थी, बच्चों का ड्रेसअप और मेकअप की व्यवस्था करनी थी। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं बहुत अधिक कार्य का भार मेरे ऊपर आ गया है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने अपने कुछ कार्य अन्य शिक्षकों को दे दिए। तो इस प्रकार जब कोई उच्च अधिकारी अपने कार्यभार को कम करने के लिए अपने कुछ कार्य अधीनस्थों में बांट देता है तो वह अधिकार अंतरण कहलाता है। इसमें यह ध्यान देना है, जब हम किसी को दायित्व सौंपते हैं तो उसके साथ साथ उसे अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वह अपने दायित्व को पूरा कर सके। इसे ही बच्चों हम अधिकार अंतरण कहते हैं। बच्चों, जब सारे अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास हो और उसी के आदेश के अनुसार बाकी अन्य व्यक्ति कार्य कर रहे हों तो वह कहलाता है केंद्रीकरण। मतलब जब सारे अधिकार एक ही अधिकारी के पास हो और उसके आदेश को बाकी के सभी अधीनस्थों को फॉलो करना हो, सभी अधीनस्थ उस अधिकारी के अनुसार कार्य करें, तो वो कहलाता है केंद्रीकरण। और इसके विपरीत यदि आपके मम्मी पापा बाहर जा रहे हों और वह आप में से जो भी आपके बड़े भाई या बहन हो उनको दायित्व दे जाते हैं, छोटे बहन भाइयों को देखना है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, दायित्व दे गए और साथ में अधिकार भी दे गए कि यदि छोटे भाई बहन मस्ती करें तो उनको समझाना है या उनको रोकना है। तो जब कोई अधिकारी अपने अधिकार एवं दायित्व दोनों अधीनस्थों को दे देते हैं, यहाँ तक कि निर्णय लेने का अधिकार भी अधीनस्थों को दिया जाता है, वह स्थिति कहलाती है विकेंद्रीकरण की। केंद्रीकरण के अंतर्गत सभी पावर सिर्फ एक अधिकारी के पास रहते हैं और विकेंद्रीकरण के अंतर्गत वही अधिकार डिस्ट्रीब्यूट होते होते अधीनस्थों के पास तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि उसको यह भी अधिकार सौंप दिया जाता है कि वह निर्णय भी ले सकता है। तो वह स्थिति कहलाती है विकेंद्रीकरण। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने संगठन संरचना को पढ़ा, इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में समझा। इसके अलावा हमने अधिकार अंतरण क्या होता है इसे समझा और केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण पर चर्चा की। आई होप कि ये अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।